हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हिंदी भाषिक स्वरूप से जो आपके हमने क्वेश्चंस की श्रृंखला बनाई है, उससे आगे के हम आज आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं। और टॉपिक आपको पता ही है कि जो आपके टॉपिक हमने कल भी आपसे डिस्कस किए थे कि स्वनिम के आधार पर जो खंडे खंडेतर ध्वनियाँ होती हैं, ध्वनियों के आधार पर जो स्वरों का आधार है, साथ में हिंदी शब्द रचना और हिंदी रूप रचना के जो आपके विशेषण, सर्वनाम और आपके कारक सभी से हमने प्रश्न उठाए हैं। और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 50 प्रश्न हम आपको पहली वीडियो में बना चुके हैं, तो आप 50 से आगे के यानी कि 40 प्रश्न हम इस वाली वीडियो में लेकर आए हैं। और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि हमारी जो चैनल है, इस पर सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। यूजीसी नेट, आपके यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, आपके टेट, सभी के लिए हमने अलग से जो है श्रृंखला प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से वीडियोस देख सकते हैं और अपनी जो आगामी परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। साथ में जो दोस्त आज ही चैनल से जुड़े हैं, वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, क्योंकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन हिट कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न है, स्पर्श संघर्षी और प्रकंपित के कर्म के आधार पर वर्णों का सही अनुक्रम है, तो बताना है कि सही अनुक्रम क्या है। तो 51 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, थ, छ, श और र। ये जो है आपका सही अनुक्रम है। दूसरा प्रश्न है, श्वास के आधार पर ध्वनि की विशेषताएं हैं। श्वास के आधार पर ध्वनि की दो प्रकार की विशेषताएं, अल्पप्राण व महाप्राण। अल्पप्राण के उच्चारण में प्रश्वास की अधिक मात्रा तथा महाप्राण के उच्चारण में प्रश्वास की कम मात्रा लगती है। इसमें बताना है कि कौन सी ध्वनि की विशेषताएं हैं। तो आपके लिए हम ये प्रश्न थोड़ा यहाँ कर देते हैं। तो इसमें बताना है, फिर थर्ड है आपका, वर्ग के प्रथम व तृतीय वर्ग का अल्पप्राण तथा दूसरे व चौथे प्राण को महाप्राण कहते हैं। ये कल मैंने वीडियो में आपको सब अच्छे से समझाया था, तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन सी विशेषताएं हैं और कौन सी नहीं हैं। तो 52 का आपका हो जाएगा डी, 1, 3, 4। तो मैंने कल आपको समझाया था कि ये वाली भी समझाई थी, ये भी समझाई थी और ये भी समझाई थी, लेकिन अल्पप्राण के उच्चारण में प्रश्वास की अधिक मात्रा, ठीक है, उच्चारण में प्रश्वास की कम मात्रा। यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अल्पप्राण में जो है कम मात्रा लगती है और महाप्राण में ज़्यादा मात्रा लगानी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरा जो है गलत हो जाएगा, बाकी तीन जो है विशेषताएं सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में घोष वर्ण है, घोष वर्ण, घोष अघोष भी आपको समझाए थे पहली वाली वीडियो में। महाप्राण, अल्पप्राण, घोष, अघोष, खंडेतर ध्वनियाँ क्या होती हैं, खंडे ध्वनियाँ क्या होती हैं, ये सब मैं पहली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आप ज़रूर अच्छे से समझ गए होंगे कि घोष वर्ण कौन सा है। तो 53 का आपका हो जाएगा सी, 1 और 3 घोष वर्ण है, यानी कि 1 और 3, ग और घ और और अणा, ठीक है। अगला प्रश्न है, उपसर्गों की विशेषताएं हैं। क्या होती हैं उपसर्गों की विशेषताएं, इसमें से बताना है। तो 4 विशेषताएं दी गई हैं, इसमें से कौन कौन सी विशेषताएं सही हैं और कौन सी नहीं है, ये हमें देखना है। तो 54 का आपका हो जाएगा डी, 1, 2, 4 विशेषताएं हैं। बाकी तीसरा, संस्कृत में 20 उपसर्ग हैं, ये नहीं है। बाकी उपसर्ग सब पहले से जुड़ते हैं, बताया था कल। 3 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव और विदेशज। अंग्रेजी के उपसर्ग भी हिंदी में प्रचलित हैं, जैसे कि स्पेक्टर वगैरह हुआ, ये सब अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, शब्द हैं, सॉरी देशज शब्द हैं, लेकिन अंग्रेजी के उपसर्ग से आपको शब्द बताएंगे अगली वीडियो में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आई, ई या वट प्रत्ययों के क्रम के आधार पर उनके उदाहरणों का सही अनुक्रम है। आई, ई या वट, तो देख लीजिए कहाँ ई या आई है, ई या है, वट लगा हुआ है इन शब्दों में। आराम से शब्द को बनाइए, कहाँ पर है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुझे लगता है दोस्तों ने लगा भी लिया होगा। देखिए, पिटाई, बिटिया, सजावट, अब इनको हम अलग अलग करके देख सकते हैं। पिट आई, इसको अलग अलग करेंगे तो देखिए यहाँ पर होंगे ना, पीटा, पीटा कर लीजिए, पीटा, फिर इसमें आई जोड़ लीजिए, है ना। यहाँ पर ये आ गया, इधर ई आ गई। अब अगला देखिए, बिटिया, बिटिया में क्या है, यहाँ पर छोटी ई और या लग गया है, यहाँ पर ये हो गया बिट, ठीक है, और यहाँ पर छोटी ये बिटिया हो गया है। फिर सजावट, सज
और इसमें अलग कर दीजिए आवट, आवट इसमें प्रत्यय हो गया आपका। तो इस तरह से हम अलग अलग करके देख सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये सीक्वेंस के हिसाब से बताना है। शब्द तो ये सारे सही हैं, लेकिन यहाँ आई कहाँ पर है, ईया कहाँ पर है, तो ये हमें क्रम बताना था, अनुक्रम कौन सा सही है। ठीक है, शब्द सारे में सही लगे हुए हैं, लेकिन क्रम में यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर समास बताना है, कौन सा समास कौन से में है। ठीक है, यहाँ पर ये उदाहरण है, इधर समास का नाम है। तो देशभक्ति में कौन सा समास है, पंकज में, नीलकल में, नीला आकाश में, प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा समास होगा। 56 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा, देख लीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ए 4 3 2 5। देशभक्ति में तत्पुरुष, पंकज में बहुवीर्य, नीला आकाश में कर्मधारय और प्रतिदिन में अब ये भाव। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, यहाँ पर मिलाना है, यहाँ उच्चारण स्थान है। मैंने आपको बताया था कि ध्वनि के आधार पर उच्चारण स्थान है यहाँ पर ये। तो ये कल भी आपको ओष्ठ्य, कंठ्य, वस्य, मूर्धन्य क्या होता है, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, विस्तार से आपको ये चीज़ें समझाई थी। तो आपका मुझे लगता है आंसर बिल्कुल सही जाएगा कि ओष्ठ्य में कौन सा आता है, कौन सा नहीं आता है। तो बताइए कौन सा आएगा। तो इसमें ए सही होगा। 1 2 1 मिनट 1 2 3 4। तो ओष्ठ्य सॉरी 5 1 मिनट, यहाँ पर ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। 57 का आपका उत्तर हो जाएगा, 57 का आपका उत्तर हो जाएगा बी। ये ऊपर नीचे हो रहा है बी। ठीक है, 57 का आपका उत्तर है 4 1 2 3। ओष्ठ्य में कौन सा आएगा, पा। बोल कर देख लीजिए, पा फा पा फा। ओष्ठ की आपके ओष्ठ जो है ऊपर नीचे हिलेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे। कंठ में क बोल के देखिए, ख, कंठ से आवाज़ निकलती है। वत्सने क्या है, न ल र स। फिर मूर्धन्य है, तो इसमें तीसरे में ट ठ ड ढ है ना। मैंने कल आपको बताया था क च ट त। ठीक है, इसका सीक्वेंस है ये, कंठ, मूर्धन्य, जीव्या। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न में बताया है अल्पप्राण महाप्राण कौन सा है या घोष कौन सा है, घोष कौन सा है। पहले इसका हम उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है ए। तो इसको अब मैच करेंगे, 2 4 1 3। ठीक है, अल्पप्राण में क्या है, क ग। कल मैंने आपको बताया था कि अल्पप्राण कौन सा होता है, पहला तीसरा, और महाप्राण कौन सा है, तो दूसरा और चौथा। तो इसमें क्या है, पहला कौन सा है, का। तीसरा कौन सा है, ग। ट कौन सा है, पहला। ट ठ ड ड कौन सा है, तीसरा। ठीक है, अब देख लीजिए महाप्राण, महाप्राण में चौथा मिलाना है। इसमें ख दूसरे पे आता है, घ चौथे पर आता है, ठ दूसरे पे आता है, ड चौथे पर आता है। तो इस तरह से आप मैच कर रख रहे हैं, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्पप्राण में कौन सा आता है, महाप्राण में कौन सा आता है, घोष में कौन से आते हैं, घोष में कौन से आते हैं। तभी आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, तो इधर उपसर्ग है, इधर उदाहरण है। देखना है कि ये किस में लगे हैं, ये किस में लगा है, ये किस में लगा है, ये किस में लगा है। आपको पता है ना कि उपसर्ग शुरू में लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो देख लीजिए कहाँ पर लगा है। तो प्र कहाँ लगा है, बताइए। आपको मुझे लगता है ये आंसर बिल्कुल आसान लगेगा इसमें बताना। तो कहाँ लगा है, निर कहाँ लगा है, देखिए, निर्वाह, निरपराध। प्र कहाँ लगा है, प्रा किस में लगा है, प्रत्याहार, प्रत्यक्ष क्या बनेगा, प्रत्यक्ष। ऐसी ही, ठीक है, ऐसे ही करते हैं, अलग अलग तोड़कर उनको देखते हैं। प्र में प्र, ख्यात, ख्यात अलग हो जाएगा। ठीक है, प्रसाद, ऐसे ही करते हैं, है ना। यहाँ पर सम में क्या होता है, अंक की ये जो है अनुस्वार की जो है इसमें ध्वनि आती है। ठीक है, जानते हैं ना अनुस्वार और अनुनासिक क्या होता है। जो हम अंकी बिंदी बोलते हैं, ये जो लगती है इसको अनुस्वार, जो चंद्र बिंदु हम लोग बोलते हैं वो अनुनासिक होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। क्या है, सुमेलित करना है। 73 में क्या चीज़ें दी गई हैं, क्रिया को उदाहरण के साथ। मैंने आपको बताया था कल, सरल क्रिया, संयुक्त क्रिया, आपकी नामबोधक क्रिया, ये क्रियाओं के भेद दिए गए हैं। ठीक है, वो मैं सेंटेंस का बता रही थी कि संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, यहाँ पर क्रिया दी गई है। ठीक है, ये क्रिया के नामबोधक क्या होती है, क्रियात्मक क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। ठीक है, मुझे लगता है दोस्तों को सभी को ये क्रियाओं के बारे में पता होगा, लेकिन उदाहरण इस पर हमें मिलाने हैं। तो 73 का आपका हो जाएगा सी, 4 4 1 2 3। ठीक है, 4 1 2 3। तो संयुक्त क्रिया कहाँ है, रमन यहाँ से जा चुका। ठीक है, तो आप मिला लीजिए इसको। और नामबोधक क्रिया में क्या है, यह जमीन दबगुन ने हथिया ली।
क्रियार्थक संज्ञा क्रिया कौन सी है? धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। और पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? तुम्हें इस नदी को तैर करके पार जाना है, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आप एकदम से इसको पहचान लीजिए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। 74 का आपका हो जाएगा सी, दही। स्त्रीलिंग नहीं होता है दही, लेकिन हम लोग बोलते हैं इसको स्त्रीलिंग में, हम लोग गलत बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं दही खट्टी है, दही जम गई है, लेकिन नहीं, दही जो है पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। दही जो है पुल्लिंग शब्द है ना। और जो आपका ममत्व जो है एक वचन है। प्राण मैंने कल आपको समझाया था कि ये सदा ही बहुवचन में रहता है। कल इसके साथ एक शब्द और मैंने आपको बताया था, हस्ताक्षर, वो हमेशा बहुवचन में ही रहता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर क्रियाएं दी गई हैं। सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया सभी को पता होगा। कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक। कंठोष्ठ हमने आपको कल समझाया था, कंठोरोष्ठ वाले जो शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं। मूर्धन्य वर्ण कौन सा होता है ये भी अभी आपको ऊपर बताया है मैंने। तो 75 का उत्तर बताइए क्या होगा? डी। तो यहाँ पर डी आपका गलत है, ठीक है। ता जो है मूर्धन्य में नहीं आता है। ता किस में आता है बताइए? अभी आपको मैंने बताया क च ट त प, क च ट त प, इसको सीक्वेंस याद कर लीजिए। कंठ, तालु, मूर्धन्य, जीव्या, ठीक है। ये सब आपको याद करना है, तो देख लीजिए क च ट त और प। तो ये कंठ, ये तालु, ये मूर्धन्य और ये दंत, ये आपका ओस। तो देख लीजिए ता किस में जा रहा है? किस में जा रहा है? ता घंटा जा रहा है आपका दंत में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। तो हाँ, सुमेलित नहीं बताना था, बाकी सब सुमेलित है। रवि नहा रहा है, अकर्मक क्रिया है। तुमने पतंग फाड़ दी, सकर्मक क्रिया। ओ जो है कंठोष्ठ वर्णन है, वर्ण है, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताना है सुमेलित नहीं है कौन सा। तो अभी आपको आवट मैंने समझाया है। और प्रत्यय अ कमल में है या नहीं है, डरावना में आ है या नहीं है, भलाई में ई है या नहीं है, तो कौन सा युग्म सुमेलित है ये बताना है। तो 76 का आपका हो जाएगा ए, सुमेलित सिर्फ आवट है। कमल तो अपने आप में एक है, डरावना में आ है, डरावना, ठीक है। भलाई आई होगा, भलाई में आ है, भलाई। तो 76 का आपका क्या हो जाएगा? ए, यही सुमेलित है ना। यहाँ पर आई आएगा लास्ट वाले में। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है? स्वर व्यंजन, खंडे ध्वनि आपको समझाई है, खंडे ध्वनि, खंडेतर ध्वनि, उच्च निम्न रसम सुर के भेद होते हैं या नहीं, मध्य स्वर आ है या नहीं। तो इसे बताना है कौन सा युग्म सुमेलित है। 4 युग्म है, इनमें से कोई एक ही सुमेलित है, बताइए कौन सा है। तो 77 का आपका हो जाएगा बी। उच्च और निम्न क्या होते हैं? सुर के भेद होते हैं। कल ये बताया था आपको कि उच्च स्वर, निम्न स्वर, सुर होते हैं ये सब, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्रिया के संबंध में कौन से कथन सत्य है? अब 4 कथन दिए गए हैं यहाँ पर। इन चारों में से कौन कौन से कथन सत्य हैं, यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ बताना है। तो 78 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, 1, 3, 4 आपके सही हैं। सकर्मक क्रिया का क्रम आवश्यकता पड़ती है। संयुक्त क्रिया में आवश्यक नहीं कि वह 2 से अधिक धातुओं के मेल से बने। तो इसमें आपका उत्तर मैंने बता दिया है। 78 का आपका हो जाएगा सी, 1, 3, 4। नामबोधक क्रिया, संयुक्त क्रिया अलग अलग क्रिया हैं। प्रेरणात्मक क्रियाओं से कर्ता कार्य न करके अन्य को करने की प्रेरणा देता है। तो इसमें दूसरा आपका सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। वाक्य के संदर्भ में निम्न से कौन से कथन सत्य हैं बताना है। वही कथन सत्य हैं। यहाँ पर यहाँ आपके कूट दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन से सही जा रहे हैं। तो 79 का आपका हो जाएगा बी, 2 और 4 सही। 4 अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं, बिल्कुल सही है। और चौथा, संयुक्त वाक्य संयोजक अवयव द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। राहुल आ गया उदाहरण है। वाक्य संबंधी अर्थ भेद कितने बताए अभी आपको? अर्थ के विषय में भेद कितने बताए हैं? 8, ठीक है। अभी अभी समझाए कि 8 भेद होते हैं। तो यहाँ पर सुमेलित करना है। तो यहाँ भेदों से ये इधर उदाहरण है, इधर ये भेद दिया गया, इसके उदाहरण से हमें सुमेलित करना है। तो 80 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, 5, 1, 4, 2। राहुल आ गया है, विधिवाचक है, ठीक है। यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, संकेत दिया जा रहा है कि अगर वर्षा होती है तभी फसल अच्छी होगी, ये संकेत दिया जा रहा है।
राहुल यहाँ बैठो, कैसा है, आज्ञा दी गई है, बैठिए यहाँ पर, आपके लिए ऑर्डर दिया गया है, ये आज्ञा दी गई है। फिर कौन सा है आपका, रामू दिल्ली से आ गया है, संदेहवाचक, आ गया होगा, पता नहीं, पक्का नहीं है, आया है नहीं आया है, तो ये क्या हो गया, संदेह है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी तथा पंचमी तत्पुरुष के अनुसार इनमें से उदाहरणों का सही अनुक्रम है। ये आपको समझाया था कल भी, ये तत्पुरुष में विभक्ति लगती है कारक की, ठीक है। तो बताइए द्वितीय व्यक्ति वाला कौन सा शब्द है, तृतीय चतुर्थी भक्ति वाला, तो 81 का आपका हो जाएगा डी, जन प्रिय, प्रेमातुर, युद्धाभ्यास, जन्मानाथ। तो ये भक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास के उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुवीर्य, द्वंद्व, द्विगु और क्रमधारय समास के अनुसार उनसे संबंधित उदाहरण बताने हैं, सही क्रम बताना है। तो द्वंद्व में क्या होता है, द्विगु में क्या होता है, बहुवीर्य अगर पता है तो आप सही क्रम आराम से लगा सकते हैं क्रमधारय के। तो बताइए 82 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी, चंद्रशेखर, शीतोष, सप्तऋषि, पुरुषोत्तम। तो द्विगु समास में क्या होता है, सप्तऋषि यानी कि काउंटिंग होती है। शीतोष्ण यहाँ पर बीच में वो आता है, डैश आ जाता है। चंद्रशेखर, बहुवीर्य, कुछ और अलग ही उदाहरण मिल जाता है। क्रमधारय में आप किसी चीज़ को धारण कर रहे हो। पुरुषोत्तम, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। कारक, परसर्ग, परसर्ग में क्या होता है, यहाँ पर कारक हैं, इधर दे रखे हैं परसर्ग, कौन सा है, कौन से, आपको मैंने बताया था कल, कर्ता ने कर्म को करण से, ये परसर्ग होते हैं कारक के, इनको परसर्ग बोलते हैं जो विभक्ति होती हैं आपकी, है ना। तो बतानी है कौन सी विभक्ति इसमें सही बैठ रही है। तो बताइए इसमें 83 का आपका उत्तर कौन सा होगा, 83 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, 3 1 4 2। कर्म कारक की क्या है, कर्म कारक की क्या है, कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान, अपादान में और पर, ठीक है, से अलग। कल आपको समझाया था मैंने, क्या बताया था, ये 1 मिनट, यहाँ पर ये थोड़ा गलत हो गया आपका, यहाँ पर अपादान आएगा से अलग में पर, अपादान का होता है से अलग, अधिकरण का होता है में और पर, है ना। यहाँ पर ये थोड़ा सा हो गया, अधिकरण का होता है में और पर, अपादान का से अलग। अपादान का मैंने कल आपको अच्छे समझाया था सेंटेंस बनाकर कि पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है, तो क्या हुआ, पेड़ से पत्ता क्या हुआ, अलग हो गया, पेड़ से पत्ता गिरा, पहाड़ों से झरना गिरा, तो वहाँ पर झरना जो है पहाड़ से अलग हो गया, तो कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। हाँ, अगर आपका बैठा है कि पेड़ पर चिड़िया बैठी है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, तो अधिकरण। और चोर, कल एक सेंटेंस आया था कि चोर घर में है, तो कौन सा, अधिकरण। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संज्ञा है, आपका उदाहरण है, इधर इधर संज्ञा है, इधर आपका उदाहरण दिया गया है, तो कौन सी संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, सभी को पता है, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, इसको तो सब बच्चे बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा सी, इसको आप मैच कर लेना, बहुत आसान इसका उत्तर है, उत्तर मैंने आपको बता दिया, मैच कर लेना इसको। अगला प्रश्न देखिए, नीचे देखिए कौन से उदाहरण संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक, ठीक है, संख्यावाचक बताने हैं कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है। 85 का आपका हो जाएगा ए, 2 और 3, ठीक है, 2 और 3, इकहरा, दोहरा और क्या है, प्रत्येक और 5 5। अब 1 लीटर 3 किलो क्या है, थोड़ा और कुछ क्या है, ये क्या है, परिमाणवाचक, संख्यावाचक नहीं है, ये परिमाणवाचक है। संख्या में हम क्या है, काउंट कर सकते हैं, परिमाण में हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, तुमने हरिओम को अंधा व्यक्ति कहा, यह बहुत बुरी बात है, तुम्हें नहीं पता वह लड़का अच्छे स्वभाव का है, प्रयुक्त में दिया गया विशेषण कौन सा है, ठीक है, विशेषण बताना है कौन सा है। अंधा व्यक्ति कहा लेकिन वह बहुत अच्छे स्वभाव का है, तो इसमें से हमें शब्द छांटने हैं, तो बिल्कुल बोलने से ही पता चल रहा है कि कौन कौन से शब्द होंगे। तो दूसरा अच्छा और बुरी, और कौन सा है, वह अच्छे, तो 86 का आपका उत्तर है डी, दूसरा और चौथा। अंधा है ना, बुरी बात है, अच्छे स्वभाव का है ना, ये सब क्या है, विशेषण है। अब है पुरुषवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक सर्वनाम में संबंधित उदाहरणों का सही अनुक्रम बताना है। संबंध, ये सर्वनाम मैंने आपको कल भी बताया था कि जो है आपकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, यू टेट करके मैंने बना रखे, यू टेट सी टेट करके, तो वहाँ पर ये सब मैंने सारे चीज़ें आपको कराई हुई हैं, अलग अलग
सारे ये मैंने वहाँ समझा भी रखे हैं और आपके वहाँ पर MCQ भी, उनसे रिलेटेड MCQ भी करा रखे हैं, तो वहाँ पर जाकर ये सब आप क्वेश्चंस अच्छे से देख सकते हैं। तो 87 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, आप जो कोई खुद। तो प्रश्नवाचक आप, संबंधवाचक जो, अनिश्चय कोई और निजवाचक खुद। ठीक है, स्वयं। निजवाचक यानी कि स्वयं, हम इस चीज़ को कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से जो सर्वनाम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि इसमें से 4 ये कथन है, इनमें से कोई एक असत्य है, बाकी 3 सत्य हैं। तो हम असत्य ही देख लेते हैं सीधा। 88 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, वह, वे, ये मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है। लेकिन ये मध्यम पुरुष नहीं है, बताइए कौन से में आते हैं। वह, ये मध्यम में आते हैं, प्रथम में आते हैं, उत्तम में आते हैं, या फिर अन्य पुरुष में आते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका उत्तर। 89 का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो 89 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, त्रैमासिक निरोग जो है परिमाणवाचक नहीं है, ये गलत सुमेलित है, बाकी सुमेलित सही हैं सारे। अगला प्रश्न है, ये एज इट आ चुका है। अगला प्रश्न देख लीजिए, दिए गए उदाहरणों में से संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं, कौन से हैं संयुक्त वाक्य के उदाहरण, तो 90 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, 1, 2 और 4। ये संयुक्त वाक्य जो मैंने अभी आपको ऊपर बताए थे कि वाक्य 3 तरह के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो इसमें से 1, 2, 4, 1, 2, 4 ये किसके उदाहरण हैं, ये संयुक्त वाक्य के उदाहरण है। आपको 3 सेंटेंस एक साथ मिल गए इसके। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पर परिभाषा है और उससे संबंधित शब्द है, यानी कि ये जो आपकी परिभाषा है ये समास की हैं। समास की आपको पता है परिभाषा है, भाववाचक, तत्पुरुष, पूर्वकालिक, अधिकरण, यहाँ पर समास की है, एक क्रिया की है, भाववाचक संज्ञा की है, अधिकरण क्या है, अधिकरण क्या है, कारक, तो उससे संबंधित यहाँ पर क्या है, जातिवाचक, जातिवाचक क्या है, संज्ञा। तो यहाँ पर हमें छांटना है कि कौन सी इसकी है और कौन सी उसकी है। ठीक है, तो इसमें हम सीधा सीधा आपका उत्तर देखते हैं। ये आपका उत्तर हो जाएगा 90 का उत्तर है आपका बी। ठीक है, बी उत्तर है 2, 1, 4, 5। ठीक है, 2, 1, 4, 5। तो इसको आप देख लेना बाद में, ये पूरा आंसर मैंने बता दिया इसको, और ये समझा भी दिया है कि यहाँ पर ये जो है समास में है, ये क्रिया का है, ये आपका कारक का है, ये संज्ञा है, और यहाँ पर ये संज्ञा है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी परिभाषा और ये मैचिंग दे रखा है। आंसर बता ही दिया मैंने आपको, इसका बी उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है, प्रेरणार्थक क्रियाओं के उदाहरण हैं, प्रेरणार्थक क्रियाओं के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो 91 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, 2 और 4, पिटवाना और गरमाना। सेंटेंस बना के देख लीजिए। प्रेरणा, आप किसी चीज़ के लिए प्रेरित करते हो किसी को, ठीक है, तो वो क्या होती है, प्रेरणा। प्रेरणा मिलती है करने की, तो क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से युग्म सही नहीं है, बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। 92 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3 सही नहीं है, बाकी आपके सारे सही हैं और नहीं हैं। तो 1, 2, 3 आपके सही हैं, और जो है कौन सा सही नहीं है, आपका चौथा जो है सही नहीं है। नासिक के वर्ण कौन कौन से होते हैं, कल भी बताया था कि न, और ये 5 होते हैं, है ना, न, अण, जहाँ पे नासिक क्या मतलब जो नाक से आवाज़ आती है, जिनको बोलने पर वो क्या होते हैं, नासिक के वर्ण होते हैं। कल ये बताया था कि लुंठित वर्ण र को उत्क्षिप्त वर्ण ढ हो जाता है, प्राशिव वर्ण ला हो जाता है। तो 1, 2, 3 आपका सही है, नासिक के वर्ण आपका सही नहीं है, ट। ठीक है, मैंने समझाया नासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, यहाँ पर उदाहरण है, वाक्य संबंधी अर्थ है। ये वैसे ही जैसे अभी हम ऊपर प्रश्न कर कर आ रहे थे आपका, वैसा ही ये प्रश्न दोबारा से आ चुका आपका। तो यहाँ पर ये वाक्य संबंधी अर्थ अभी आपको बताया था कि 8 अर्थ होते हैं, ये सेंटेंस हैं, इसको मैच करना है। तो 94 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, 3, 1, 4, 2। ठीक है, रवि इस पार्क में खेलो आ गया है, वह शादीशुदा भी है या नहीं, तो संदेह है, उसमें संदेह है कि इसकी शादी हो रखी है नहीं हो रखी है। तो चौथे में आपका सी में आपका जीवन सफल हो, विधिवाचक, वाह आप तो मैच जीत गए, हम तो मैच जीत गए हैं, तो इसमें क्या है, विस्मयी वाचक। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ये 4 हैं आपके, तो एक इसमें सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, राजा की पत्नी आज बीमार है, संबोधवाचक, संबोधन कारक है, तो इसमें संबोधन नहीं। अब बताइए कमेंट बॉक्स में इसमें कौन सा कारक आएगा। ठीक है,
सूरदास जन्म से अंधे थे। सल से मैंने भी आपको बताया था अपादान कारक होता है। राजन अभी छत पर, देखिए पर आ गए यहाँ पर, अधिकरण कारक है। वह व्यक्ति कार से टकरा गया, करण कारक। अब देखिए करण में भी से आता है, और जो मैंने अपादान बताया था से, जब पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ भी से है, लेकिन वहाँ पर यहाँ पर जो से है करण कारक का, और इस से में क्या अंतर होता है अगर आपको पता है तो बताइए। यहाँ भी से आता है, यहाँ भी आता है, लेकिन दोनों में क्या अंतर होता है अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट करिए, इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा करके बताइए। अगर नहीं आता है तो अगर आपकी रिक्वायर है तो मैं समास के ऊपर ये कारक के ऊपर आपकी समास के लिए भी, कारक के लिए भी अलग से एक लेक्चर प्रोवाइड करा दूँगी अगर आपकी रिक्वायर है। वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, जिससे यह कंटेंट सभी के पास पहुंच सके जो भाषा से आपका संबंधित।